गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो हम लोग सर अगस्त का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। करीब करीब 2 वीक्स का हम लोगों ने गैप ले लिया था। अब लेकिन फिर से वापस से हम लोग उसी स्पीड में इसको स्टार्ट करेंगे। वही आपका पेस रहेगा, वही कंटिन्यूटी रहेगी जैसे हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कवर कवर कर रहे थे। तो अगले 3 to 4 क्लासेस में हम लोग अगस्त कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे सर आपका सितंबर की तरफ। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, वो क्या कहते, आवाज वगैरह तो क्लियर है ना सब लोगों तक? तो सर आगे बढ़े उससे पहले पिछले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए, ये हम लोग कर चुके हैं। एक देविका रिवर के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये देविका रिवर किस स्टेट या यूटी में मिलती है, आपको बताइए जरा। हाँ जी, देविका रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने करा था। और देविका रिवर कहाँ मिलती है सर? ये जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। ए नहीं है सर आंसर। रामाशंकर जी, करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ऑलराइट, 50+ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। देखो, मिलिट्री एक्सरसाइज पे भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं पूछे जाएंगे। ये पोटेंशियल टॉपिक है, कभी भी आपके एग्जाम में ये टॉपिक आ सकता है। ठीक है। मैंने ऐसे बहुत से टॉपिक बोले जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है और वो कभी ना कभी पूछे गए हैं। जैसे रिवर की ट्रिब्यूटरीज मैंने पढ़ाई, बोला था आएगा, यूडीसी में एक बार आया था। अभी जैसे मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमेशा बोल रखा था, इसका आर्टिकल ध्यान रखना, 44 होता है, डीपीएसपी के अंदर ये आता है। ये मैं हर बार पढ़ाता हूँ पॉलिटी में, और काफी सालों से नहीं पूछा गया था, लेकिन मैं हर बार यही कह के पढ़ा रहा था कि हर बार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो पूछा भी गया। इसी तरह से आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, कभी भी पूछी जा सकती है। ठीक है। तो जायद तलवार जो एक्सरसाइज है वो हम किसके साथ करते हैं सर? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ करते हैं। ऑल राइट, यहाँ तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। 58 तक आई थिंक हो गया था ये, 50, हाँ 57 तक हो गया था। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये करा था। क्वेश्चन नंबर 57, which of the following state governments has announced to organize खेल महारन from November 1 2023? हाँ जी, इसका क्या आंसर होगा? बताइए सर। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज योर। ठीक है, करेक्ट आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 57 तक हम लोग करके आ चुके थे। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 58 से होगा। ठीक है। तो आज का ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023, व्हाट इज द रैंक
rank of India in the world merchandising exports? According to the recently released World Trade Statistical Review 2023, what is the rank of India in the world merchandising exports? बताइए सर. हाँ जी, क्या लगता है सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार पुलिस में आया था. ये जनरल सवाल है ना, ये आते रहते हैं सर. अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023, बताइए सर. आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं? कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं? कमेंट्स सर रिसीव नहीं हो रहे मुझे. हाँ जी, नहीं पता है तो तुक्का भी लगा सकते हैं. वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू रैंक ऑफ इंडिया. ओके, सुकन्या जी ने आंसर दिया है सी. बाकी लोग? ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज 18th रैंक. ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल रिव्यू, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू के अकॉर्डिंगली हम देखें तो अपनी रैंक कितनी है सर? 18th रैंक है. ये रैंक निकालता कौन है सर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये रैंक निकालता है. देखिए, आपके जो लास्ट दो एग्जाम हुए हैं, सीजीएल और सीएचएसएल, दोनों में इंटरनेशनल बॉडीज के हेडक्वार्टर पूछे गए हैं. जैसे आपका लास्ट एग्जाम में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर पूछा गया था. ठीक है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछ चुके हैं, फाओ का भी हेडक्वार्टर पूछा था. यूनिसेफ और फाओ का हेडक्वार्टर आपका यूडीसी में पूछा था, और अभी ये जो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है ये एलडीसी में पूछा था. ठीक है, तो इसीलिए जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर मजबूती से तैयार करेंगे आप लोग. तो अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर सबसे पहले तो आप मुझे बताओ. ये जो रिपोर्ट है ये कौन निकालता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन निकालता है. ये जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, मर्चेंडाइजिंग मतलब जो भी गुड्स, जो भी गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमारी रैंक 18 आई है, और जो भी सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमारी रैंक 7th आई है. दो तरह के एक्सपोर्ट होते हैं, एक तो गुड्स का एक्सपोर्ट होता है, मतलब कोई फिजिकल प्रोडक्ट, या फिर सर्विस का एक्सपोर्ट होता है. जो गुड्स का एक्सपोर्ट होता है उसी को हम मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट कहते हैं. गुड्स का एक्सपोर्ट, फॉर एग्जांपल आपने मान लो वीट प्रोड्यूस किया इंडिया में और उसको फॉरेन मार्केट में सेल कर दिया, तो ये क्या है? मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट है. बट अगर मान लो आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, या फिर मान लो आपने एक ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेंट हो, आप डॉक्टर हो, आप इंडिया में बैठ के यूएसए के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, आप यूएसए के पेशेंट को एडवाइज कर रहे हो. ठीक है, या फिर आपको मान लो यूएसए का कोई क्लाइंट है, उसने कोई एक प्रोजेक्ट आपको करने को दिया, कोई एडिटिंग वगैरह का मान लो काम दिया, और वो आपने उसको करके दे दिया. ठीक है, तो इस तरह का जो एक्सपोर्ट होता है इसे कहते हैं सर्विस एक्सपोर्ट. इसमें भी जो फॉरेन कंट्री का पर्सन है वो आपको पे करेगा जो आपने सर्विसेज उसे दी है. तो दो तरह के एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइजिंग और सर्विस. सर्विस में हमारा मामला अच्छा चल रहा है, मर्चेंडाइजिंग में हमारी रैंक 18th है, और सर्विस एक्सपोर्ट में हमारी रैंक कितनी है? 7th है. अगर इंपोर्ट्स की बात करें सर, तो गुड्स इंपोर्ट की बात करें तो हम 9th लार्जेस्ट गुड्स इंपोर्टर हैं, और सर्विस में हम 9th है. और अगर मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें सबसे टॉप पर अभी भी कौन चल रहा है? चाइना चल रहा है. तो अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया पॉलिसी के तहत हमारा जो फोकस है सर वो कौन सा एक्सपोर्ट बढ़ाने पर है? मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट बढ़ाने पर है. इंडिया का सर्विस सेक्टर वैसे भी अच्छा चल रहा है, इंडिया में बहुत ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर में, लेकिन प्रोडक्शन में इंडिया में ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई है. तो मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट तब बढ़ेगा जब इंडिया में चीजें प्रोड्यूस होंगी. ठीक है,
जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा मर्चेंडाइजी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी भी मर्चेंडाइजी एक्सपोर्टर दुनिया में सबसे टॉप पे कौन चल रहा है? चाइना चल रहा है, लेकिन उसका एक्सपोर्ट का शेयर कम हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर पे यूएस है, थर्ड नंबर पे आपका जर्मनी चल रहा है। तो जितने भी ट्रेड से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होते हैं उसकी एक कंप्लीट ओवरऑल एक जो आपका रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, उस रिपोर्ट को कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू। और उस रिपोर्ट को आपका कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आज हो क्या गया आप लोगों को? आज रेस्पॉन्स बहुत स्लो चल रहा है आप लोगों का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैंने पूछा था आप लोगों से। हाँ जी, कुछ तो सर, अगर नहीं पता है तो तुक्का भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। वॉशिंगटन या जेनेवा? सर जी इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। जेनेवा इज इन स्विट्जरलैंड। एक चीज ध्यान रखना, जेनेवा कैपिटल नहीं है सर स्विट्जरलैंड की। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, डीसी नहीं है सर, ना ही न्यूयॉर्क है। हेडक्वार्टर डब्ल्यूटीओ का मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए सर, इसको ध्यान रखिएगा। और इंडिया की रैंक क्या आई है इस रिपोर्ट में? 18th रैंक आई है। तो दो बातें ध्यान रखनी है डब्ल्यूटीओ के रिगार्डिंग, इसके हेडक्वार्टर और इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी आई है? 18th रैंक आई है। Well, moving to the next question, question number 59. Recently, which of the following organizations has collaborated with the ISRO? Indian Space Research Organization के साथ कोलैब करके नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ कोलैब करके नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज लॉन्च कर रहा है? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। अच्छा, आप लोगों में से आज फर्स्ट क्लास किस किस का है? आप में से है कोई जिसका आज फर्स्ट क्लास है? ओके, ये तुक्का। नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज कौन लॉन्च कर रहा है इसरो के साथ कोलैब करके? तो करेक्ट आंसर इज ए, बिल्कुल, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। हाँ, तो अगर किसी को लग रहा है आंसर नहीं पता है, तुक्का लगाना है, तो वो सुकन्या जी के अकॉर्डिंगली तुक्का लगा सकता है, क्योंकि उनके तुक्के भी 99% टाइम्स सही होते हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। नीति आयोग कर रहा है, नीति आयोग एक मिशन चला रहा है, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, तो ये जो अटल इनोवेशन मिशन है ये इसरो के साथ मिलकर, ठीक है, और नवार्स एडुटेक के साथ मिलकर एक नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज करा रहे हैं। इसमें होगा क्या सर? स्पेस से रिलेटेड इनोवेटिव आइडियाज डिस्कस किए जाएंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा जहां पर इंडस्ट्री के लीडर्स और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आएंगे, स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग अपने अपने आइडियाज वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ए नेशनल लेवल कैंपेन टू इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पेस एंथुजियास्ट to understand and promote India's growing space economy and future space workforce। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा? स्पेस के रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा, और स्पेस के रिगार्डिंग अगर हम इस तरह के चैलेंजेस कराएंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज भी मिलते जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग चंद्रयान जैसे मिशन कर पा रहे हैं, वो भी इतना कम कॉस्ट में,
जिसमें मतलब हॉलीवुड की मूवीज बन पाती हैं, उसको कॉस्ट में अगर हम इतने हैवी हैवी मिशंस कर पा रहे हैं तो इट इज ड्यू टू अवर इनोवेशंस। ये हमारे देसी इनोवेटिव आइडियाज हैं, उसी की वजह से हमने कॉस्ट रिडक्शन किया। और अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सक्सेस रिपीट कर रहे थे। जो बड़े बड़े लाइक कंट्रीज लाइक नासा और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा जो काम कर चुके हैं, हम उसको रिपीट कर रहे थे। लेकिन अब हमें उससे एक स्टेप आगे जाना है। अब हमें वो करना है जो दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं किया। जैसे हमने जो चंद्रयान 3 भेजा, इसको डार्क साइड ऑफ द मून पर भेजा। ठीक है, अभी तक वहां पर जो आपका साउथ पोल है मून का, वहां तक कोई भी आपका जो मिशन है, कोई भी इस तरह की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया है। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डू द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। तो अब हम लोग क्या है, एक स्टेप आगे चल रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है हमारा इनोवेशन स्ट्रांग हो। तो उसके लिए ये इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है। और भारत सरकार ने नीति आयोग को ये काम दे रखा है कि इंडिया में आप इनोवेशन को बढ़ाओ। ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड चीजों को बढ़ाओ। उसके लिए ऑलरेडी एक मिशन चलता आ रहा है काफी टाइम से, अटल इनोवेशन मिशन। ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कि अटल इनोवेशन मिशन कौन चलाता है, तो ये है सर आपका नीति आयोग। ठीक है, इसका पर्पस यही है टू प्रमोट द कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। अलग अलग तरह के ये लोग चैलेंजेस उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और मेन टारगेट ये है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के कल्चर को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये लोग कुछ लैब्स खोलते हैं जिनको अटल टिंकरिंग लैब्स कहा जाता है। ठीक है, वो इसी तरह के कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं उससे पहले मैं उनको गाइड कर दूं जिनका फर्स्ट क्लास है। इंडिया की करेंसी यूएसए से कम क्यों है? देखो, ये ऐसा सवाल नहीं है कि मैं आपको 2 लाइन में समझा दूंगा। तो अगर ये सब आपको समझना है तो आप प्रॉपर क्लासेस अटेंड करिए। उसके लिए फिर या तो कभी ये टॉपिक जब आएगा इससे रिलेटेड तो मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, एक बार में इतने आसानी से ये नहीं समझ में आएगा। अभी बस आप इतना समझो, इससे हमें फायदा होता है। चलिए, हाँ, तो जिनकी भी फर्स्ट क्लास है उनको मैं बता दूं, ये हमारा करंट अफेयर्स का क्लास अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2021 से चलता आ रहा है। लेकिन आपको इतना पीछे जाके करंट अफेयर्स कवर करने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट करेंगे 2023 से। हमने तो 2021 का भी कवर किया है, 2022 का भी कवर किया है। आपको स्टार्ट करना है 2023 से। और एपीएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मिनिमम 6 मंथ्स का प्रिपेयर करिए। जैसे अब अगला एग्जाम नवंबर में है, तो मई 2023 से आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मिनिमम 6 मंथ्स का आपको करके चलना है। बहुत ज्यादा पीछे का करंट अफेयर्स आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत पीछे से, तो उसके लिए इतना पूरा एक महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना वो उसके लिए वर्थ नहीं है। उससे बढ़िया आप वो टाइम इंग्लिश मैथ्स को दे दो, उसमें फिर भी 2-4 सवाल एक्स्ट्रा बना दोगे। ठीक है, तो ये आपको 2023 से मई 2023 से स्टार्ट करना है। मई, जून, जुलाई और ये अगस्त जितने भी क्लासेस हो चुके हैं, ये सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं, इनकी जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप चले जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे। वहां पे हर मंथ के करंट अफेयर्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखी है, कि मई के मंथ की अलग बन रखी है, जून की अलग, जुलाई की अलग, अगस्त की अलग। ठीक है, ये तो हो गई वीडियो लेक्चर्स की बात। पीडीएफ के लिए क्या करना है? देखो, पीडीएफ के लिए एक ऑप्शन तो ये होता है, जब आप वीडियो लेक्चर्स में जाएंगे यूट्यूब में, या फिर अभी आप फेसबुक में भी क्लास जब आप कंप्लीट करेंगे, तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया है, वहां से आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे 8076535685। ठीक है, 8076535685। इस सॉरी, ये इस पर मत, पीडीएफ के लिए इस पर नहीं, मेरे को करना। ये इंस्टीट्यूशन का नंबर है, इसके लिए आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर देना 9990784642। व्हाट्सएप करेंगे, ये नहीं कॉल कर करके गए सर पीडीएफ भेज दो। ठीक है, कॉल में पीडीएफ नहीं जाएगा ना, जाएगा तो व्हाट्सएप पे। तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, इनकेस अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा।
देखो ये करंट अफेयर्स हमारा फ्री चलता है, करंट अफेयर्स जो है वो हमारा कंप्लीटली फ्री चलता है। उसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं, ठीक है। पेड कोर्सेज में आपका जीके वाला जो जीके जीएस वाला पोर्शन है वो कवर कराया जाता है, ठीक है। उसमें आपका इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो कवर कराया जाता है, और जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो कवर कराया जाता है, ठीक है। तो वो हमारा पेड कोर्सेज है। अगर पेड कोर्सेज के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर देना आप 8076535685 पर, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। द फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन organized by the WHO and co-hosted by the Ministry of Ayush will be held in which of the following cities? जामनगर, गांधीनगर, भोपाल, शिलोंग। हाँ जी, पीडीएफ फ्री है, करंट अफेयर्स में बोल रहा हूँ ना, करंट अफेयर्स फ्री है। अगर मेरे दिए हुए लिंक से दिक्कत आ रही है तो मेरे को ही एक बार फिर से व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप पे बताना क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। मैं अलग से भेज दूंगा। हाँ जी, अभी देखो ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके ग्लोबल समिट हुई थी, उसमें आयुष वीजा का कंसेप्ट भी निकल के आया था। WHO ने ऑर्गेनाइज कराई थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसका को होस्ट था। तो ये किस सिटी में हुआ था? हुआ तो इंडिया में था। इंडिया में कौन सी सिटी था? जामनगर, गांधीनगर, भोपाल या शिलोंग? देखिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करिए, जो भी आपको लगता है ना सही गलत, अटेम्प्ट आपको जरूर करना है। रीजन बिंग, अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं ना तो एक इंटरेक्शन डेवलप होता है आपका। इंटरेक्शन से क्या होता है, अगर मान लो यही चीज एग्जाम में आ गई तो अगर आपने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर दिया तो भी खुशी के मारे ध्यान रह जाएगा, गलत भी अटेम्प्ट कर दिया तो एक गिल्ट वाला फील होगा, वो गलत हो गया, उसके चक्कर में भी वो आपको ध्यान रह जाती है चीजें, ठीक है। तो अगर अटेम्प्ट करने को मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं ताकि एक इंटरेक्शन आपका क्वेश्चन हो जाए, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपका बने तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। चलो सर, करेक्ट आंसर की बात करें तो अभी ये जो समिट है ये कहां पर हुआ था? इट वाज हेल्ड इन गांधीनगर। गांधीनगर, हाँ बिल्कुल सही तुक्का लग गया, गांधीनगर। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, ठीक है। तो अभी क्या क्या बातें हुई थी? ये पहला ग्लोबल समिट था ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड। अच्छा, ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते किसे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन कुछ ऐसी बेसिक हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जो लोगों को मान लो चोट लग जाए तो हम लोग जैसे हल्दी वगैरह लगा देते हैं, एलोवेरा लगा देते हैं, तो इस तरह की जो हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं या नॉलेज है कि हाँ सर, अगर पेट में आपका एसिडिटी है या पेट में गैस बन रही है तो लौंग या अजवाइन या हींग इनको खाने से वो ठीक होगा। तो ये जो नॉलेज है या फिर आपका जो अप्रोचेज है कि अगर आपको खांसी है या सर्दी है तो आप काढ़ा बना रहे हो, तो इस तरह की जो चीजें जो रिलेटेड टू एंशियंट टाइम्स है, ठीक है, जो आपका कल्चर टू कल्चर हमको प्रोवाइड की जा रही है ना। उसके लिए ऐसा नहीं है हम किसी स्कूल में गए, उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम किसी आपका मेडिकल बोर्ड ने वो डेवलप किए। वो चीजें हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर से हम तक पहुंचाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारी जो मेडिसिन हैं इनको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। जो हमारे कल्चर और सोसाइटी में जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं एक ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि हमारे कल्चर और सोसाइटी में जो ट्रीटमेंट के लिए तरीके बताए गए हैं जो एंशियंट टाइम से चलते आ रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल मेडिसिन। जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, सोवा रिगपा है, ये सब क्या है? ये सब आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन है। इसमें से बहुत सी ट्रेडिशनल मेडिसिन ऐसी भी हैं जिनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है बट वो स्टिल काम कर जाती है, ठीक है। ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि सबका साइंटिफिक प्रूफ आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन हाँ एक बिलीफ सिस्टम चलता आ रहा है और उस बिलीफ सिस्टम के हम लोग उसको फॉलो करते ही करते हैं। तो इस जो समिट का पर्पस था वो ये था कि जो एंशियंट विजडम है और मॉडर्न साइंस है उसको क्या किया जाए? मिक्स किया जाए, एक हाइब्रिड मेडिकल साइंस डेवलप की जाए। जैसे आज के टाइम में जो मॉडर्न साइंस है वो क्या है सर? एलोपैथी है,
ठीक है, आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, एंटीवायरल्स लेते हो, ये सब क्या है सर, एलोपैथी है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ हम एलोपैथी को मिला के एक और बेटर सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हाइब्रिड सिस्टम बनाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो कई चीजों में ट्रेडिशनल मेडिसिन भी नहीं काम कर सकता। जैसे मान लो किसी को कोई ट्यूमर है ना, या कैंसर है, उसमें सर्जरी की जरूरत है, तो सर्जरी में ट्रेडिशनल मेडिसिन आपको उतना हेल्प नहीं कर सकती। वहां पर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहां पर आपको प्रॉपर एक सर्जरी करवानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर कुछ बेसिक ट्रीटमेंट है, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट प्रॉपर अगर आप देखोगे तो आयुर्वेद में मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं होम्योपैथ में भी अवेलेबल है, लेकिन हाँ अगर इसका ट्रीटमेंट आप एलोपैथी से देखोगे तो वो नहीं मिलता, वो बस कंट्रोल करता है, डायबिटीज को खत्म नहीं करता। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से ज्यादा अच्छे से ट्रीट हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो एलोपैथी या सर्जरी से ज्यादा अच्छे से ट्रीट हो जाती हैं। तो अगर हम दोनों का हाइब्रिड मिला के उसको प्रॉपर यूज करें तो हम एक बेटर मेडिकल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती हमें एलोपैथी का ही यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर हमें कोल्ड है, तो कोल्ड तो सर सिंपल, आप एक चम्मच हनी ले लो, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लो, लौंग डाल लो, उससे भी ठीक हो सकता है। तो उसके लिए क्या जरूरत है हैवी हैवी एंटीबायोटिक्स लेने की। ठीक है, तो ये इसका पर्पज है कि एंशियंट विजडम और मॉडर्न साइंस को मिला के क्या करना है, फ्यूज करके एक बेटर सिस्टम बनाना है। उसके अलावा इंटरनेशनल डायलॉग करवाना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां पर हर कंट्री का अपना जो ट्रेडिशनल पार्ट है वो लोग अपना आके शेयर करें, और मॉडर्न साइंस उसको कुल मिला के वही फ्यूज किया जा सके। ठीक है, और जो अभी कॉन्टेम्पोरेरी मतलब रिसेंट में जो हेल्थ चैलेंजेस हैं, उसमें ये क्या हेल्प कर सकती हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसके बारे में डिस्कशन करना। ठीक है, ये तीन आपके मेन मोटिव थे ये समिट कराने के। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। हाँ जी सर, क्लियर है कि नहीं, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? है तो गिव मी थम्स अप। देखो तुक्का सही लगाने के लिए कोई तरीका नहीं है, कुछ चीजों के तरीके नहीं होते, बस तजुर्बे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप जितना ज्यादा पढ़ाई करते जाओगे, जितना ज्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप अपना स्टडी इम्प्रूव करोगे, तो एक एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है आपके अंदर, वो अपने आप आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो तुक्का नहीं होता उसे कहते हैं इंटेलिजेंट गैसिंग। तो वो इंटेलिजेंट गैसिंग या कह लो आपका इंस्टिंक्ट वो तभी डेवलप होगा जब आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा। आप सोचो आपको तुक्के से रिलेटेड मैं किताब पढ़ा दूं और सारे तुक्के सही हो जाए, नहीं सर ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस पे डेवलप होती हैं। ठीक है, तो तुक्के के लिए तरीका नहीं, तजुर्बा चाहिए। ऑल राइट सर, ये था क्वेश्चन नंबर 60। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। Recently, Uttar Pradesh government has announced to set up India's largest IT hub in which of the following cities? देखो अभी अगर आप आईटी हब इंडिया में देखोगे तो कहाँ पर है, बैंगलोर में है। आईटी से रिलेटेड सबसे ज्यादा नौकरी आप अगर देखोगे तो कहाँ पर है सर, बैंगलोर में है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक इंडियाज लार्जेस्ट आईटी हब। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन, इंडिया में अगर कोई चीज पहली बार हो रही है, इंडिया में कोई चीज लार्जेस्ट है, कोई स्मॉलेस्ट है, तो इस तरह की कोई भी चीज है तो वो भी आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में तो मतलब अपना यूपी का जलवा है। तो इंडिया लार्जेस्ट आईटी हब इंडिया में कहाँ बनने जा रहा है, कौन सी सिटी में? लगाइए सर तुक्का। ये आप लोग रेस्पॉन्स स्लो कर रहे हैं या मेरे पास ही स्लो आ रहे हैं? क्योंकि आज बहुत स्लो चल रहा है आपका। नहीं सर, ग्रेटर नोएडा एक अच्छा तुक्का हो सकता है, बट करेक्ट आंसर इज लखनऊ। ठीक है, लखनऊ को बनाया जा रहा है इंडिया का लार्जेस्ट आईटी हब। कानपुर को अगर डेवलप करेंगे तो ट्रेड में डेवलप करेंगे। कानपुर का ट्रेड अच्छा है, इंडस्ट्रीज काफी है करना कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 62। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स हैज इंडक्टेड न्यू
हेरॉन मार्क टू ड्रोन्स, ठीक है। 4 नए हेरॉन मार्क टू ड्रोन्स को इंट्रोड्यूस किया, इंडक्ट किया इंडियन एयरफोर्स ने। तो ये जो ड्रोन है किस कंपनी ने डेवलप किया है? डसॉ एविएशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, या फिर आपका लॉकहीड मार्टिन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन रखा गया है। करेक्ट आंसर इज इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो ये जो आपका ड्रोन है ये किसने डेवलप किया है? इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री, ठीक है। इसकी मैक्सिमम रेंज आपको देखो कितना खतरनाक है, 3000 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम रेंज है। एंड्योरेंस मतलब 24 घंटे तक ये उड़ सकता है, नॉन स्टॉप उड़ सकता है, ठीक है। फिर इसमें आपका जो रडार है, ठीक है, कैमरे हैं, लेजर्स लगे हुए हैं, वो आपका ऑल वेदर कंडीशंस में इमेज को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को भी टारगेट आइडेंटिफाई करना, कोई भी टारगेट ट्रैक करना, तो ये सारी चीजें इसमें आप बहुत इजीली कर सकते हो। और इसमें रियल टाइम इमेजरी ट्रांसमिशन है, यानी रियल टाइम का मतलब होता है जैसे जैसे ये रिकॉर्ड करेगा वैसे वैसे आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारी जो क्लास चल रही है रियल टाइम क्लास चल रही है, मतलब जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वो चीज तुरंत की तुरंत आप तक पहुंच डिलीवर होती जा रही है, ठीक है। इसको कहते हैं रियल टाइम सिस्टम, है ना। तो इसी तरह से जैसे जैसे ये ड्रोन रिकॉर्ड करेगा, ऐसा नहीं कि पहले स्टोर करे फिर बाद में प्रोसेस करके डेटा दे, नहीं सर, ये तुरंत की तुरंत रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाता रहेगा। जैसे जिस इसको कह सकते हैं लाइव इमेजरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 63। रिसेंटली सीएम सिक्किम, सिक्किम के सीएम साहब हैं प्रेम सिंह तमांग जी, हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द सिक्किम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट मोंदेगांव इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो सवाल ये है कि सर मोंदेगांव किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? लाचुंग में आता है, गैंगटोक में आता है, पाक्योंग में आता है, या सोरेंग में आता है? देखिए सिक्किम को हम ये भी पढ़ चुके हैं, इंडिया का पहला फर्स्ट कंप्लीट ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम आपका बन चुका है, ठीक है। वहां पर किसी तरह के फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज नहीं किए जा रहे हैं। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आपका जो वहाँ के सीएम साहब है उन्होंने एक सिक्किम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी है, मतलब उसका नींव डाली है, ठीक है। अभी वो बनेगी। तो सवाल ये है कि ये मोंदेगांव में है, और ये मोंदेगांव किस डिस्ट्रिक्ट में है? करेक्ट आंसर इज सोरेंग, ठीक है। ये कहां पर है सर आपका, किस डिस्ट्रिक्ट में है? करेक्ट आंसर इज सोरेंग। चलिए सर, सिक्किम की कैपिटल पता है सर? सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक, ठीक है। अच्छा, सिक्किम की हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या होगी, बताइए जरा। सिक्किम की हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या होगी? बिल्कुल सर, कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा हाईएस्ट पीक सिक्किम की पूछिए सर। केटू इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। केटू जो है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, वो आपका पीओके में आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिक्किम के हाईएस्ट पीक पूछेंगे तो दैट इज कंचनजंगा। कंचनजंगा इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, और थर्ड हाईएस्ट आपका नंदा देवी होगा, जो कहां पर है? नंदा देवी इज इन उत्तराखंड। All right, moving to the next question, question number 64. India's first ever national sports university
इज बीइंग डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इफ यू कुड रिमेम्बर। ठीक है, अभी फिर से ये न्यूज में था तो फिर ये क्वेश्चन बन गया। तो इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज बीइंग डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर या फिर आसाम। हाँ जी, इंडिया की फर्स्ट एवर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगी? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज मणिपुर। जल्दी से कैपिटल बता दीजिए, जिनका एक भी तुक्का सही नहीं हो रहा है वो मणिपुर की कैपिटल बता के अच्छा फील कर सकते हैं। कैपिटल सर मणिपुर की, ये मुझे लगता है आप बता सकते हो, कैपिटल इज इम्फाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। Recently, total how many police personnel have been awarded medals on the occasion of India's 77th Independence Day 2023? How many police personnel have been awarded medals on the occasion of India's 77th Independence Day 2023? बताइए सर। Total how many police personnel have been awarded medals on the occasion of India's 77th Independence Day 2023? 1054, 954, 854, 754। बताइए। ठीक है, अभी 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा है हमने, उस पे पुलिस पर्सनल्स को मेडल्स दिए जाते हैं फॉर देयर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ठीक है, तो इस बार कितने मेडल्स दिए गए हैं? 954 पुलिस पर्सनल्स को पुलिस मेडल्स दिए गए हैं। ठीक है, देखो इसमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जैसे एक होता है प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, गैलेंट्री मतलब बहादुरी के लिए, तो ये एक सीआरपीएफ पर्सनल को दिया गया है। फिर एक होता है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ये दिया गया है 229 लोगों को। फिर एक होता है प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ये 82 लोगों को। एक होता है पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस हैज बीन अवॉर्डेड टू 642। ठीक है, तो टोटल कितने लोगों को? 954 लोगों को ये आपका मेडल्स अलॉट किए। ठीक है सर, तो ये नंबर पूछ सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है विश्वकर्मा स्कीम। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम को, जो किसके लिए है? जो आर्टिजन्स हैं और जो क्राफ्ट्समैन है उनके लिए, मतलब जो आर्ट बनाते हैं या क्राफ्टिंग करते हैं, तो जो आर्ट बनाते हैं उन्हें आर्टिजन्स कहते हैं, जो क्राफ्ट बनाते हैं उन्हें क्राफ्ट्समैन कहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये स्कीम है। तो सबसे पहले ये कितने तरह के ट्रेडिशनल ट्रेड्स को कवर करेगा? बताइए जरा। मुबारक हो गोतर जी, तुक्का लग गया। तो ये जो आपका पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, कितने तरह के ट्रेडिशनल ट्रेड्स को ये कवर करने वाला है? सवाल आपका ये है। अभी हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा स्कीम है क्या। तो इसमें तो सर कुछ, अगर ये तो उस तरह के क्वेश्चन है, इसमें आप इंटेलिजेंट गैसिंग क्या ही करोगे। ठीक है, अगर या तो ये आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो इसमें से तुक्का क्या ही लगेगा। ठीक है, वेल करेक्ट आंसर इज 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को इसमें कवर करा गया है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम का पर्पस क्या है? देखो हुआ क्या है, जैसे आप इंडिया में बात करोगे, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में जो स्किल्स थी वो बहुत हाईली एडवांस थी लोगों के पास। जो क्राफ्टिंग और आर्ट्स की स्किल थी वो इंडिया के लोगों की बहुत बेहतर डेवलप हो चुकी थी। मतलब इस लेवल की स्किल्स थी लोगों के पास कि जो रेशम की कालीन बनाते थे, ठीक है, कारपेट बनाते थे, तो रेशम की वो इतनी सॉफ्ट होती थी कि एक अंगूठी से पूरी कारपेट को गुजार सकते थे, इतनी सॉफ्ट। लेकिन धीरे धीरे मास प्रोडक्शन का जमाना आया, यूरोप में इंडस्ट्रीज लगने लगी। अब इंडस्ट्रीज
जो है उसी कारपेट को उतना मतलब स्किलफुल तो नहीं बना रहे थे, लेकिन एक बेसिक लेआउट के साथ वो कारपेट रेडी कर रहे थे और वो एक साथ कई सारे प्रोडक्ट्स डेवलप कर पा रहे थे। जैसे ये तो सर मेन मेड प्रोडक्ट्स है, तो जो मेन मेड प्रोडक्ट्स है इनमें टाइम लगता था इनको प्रोड्यूस करने में। तो जब प्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा तो इनका प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इनका प्राइस भी ज्यादा होगा, क्योंकि इनमें टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस ज्यादा होता था। लेकिन जब इंडस्ट्रीज लगने लगी तो यही प्रोडक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया, कम टाइम में ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होने लगी। और जब कम टाइम में ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होने लगी तो हर एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या हो गया, घट गया। अब जो प्राइस घट गया तो लोग किसकी तरफ भागेंगे सर, सस्ते दाम की तरफ। लोगों ने कहा हमें तो कारपेट बिछाने से मतलब है, हमें क्या मतलब तुमने कितनी कारीगरी करी, ये सस्ते दाम में मिल रही है हम इसको ले लेते हैं। तो जब यूरोप में इंडस्ट्रीज लगी उसने सबसे बड़ी जो मार दी वो हमारे लोकल आर्टिस्ट और क्राफ्ट वाले लोगों को दी। उनकी स्किल्स का फिर कोई मतलब नहीं रह गया, और बहुत सारी ऐसी स्किल्स थी जो आज बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। बट अभी गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि हमारी जो एक एंशियंट टाइम से स्किल्स हैं, जैसे ब्लैक स्मिथिंग की स्किल, मतलब जो लोहा बनाना है, सोना बनाना है, पोट्री का काम है, मट्टी के बर्तन, ठीक है, कारपेंट्री का काम है जो लकड़ी का काम होता है, स्कल्पचर वगैरह जो बनाते स्कल्पटिंग कहते हैं, तो इन सारी चीजों में हमारी जो लोकल आर्ट है उसको जिंदा करा जाए। लेकिन वो कैसे जिंदा होगी सर, पहले लोग अपना लोकल आर्ट से पैसा कमाते थे तो वो आर्ट जिंदा थी। अब जब जिस आर्ट से कोई पैसा ही नहीं कमा पा रहा है तो वो आर्ट धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगती है। क्योंकि अगर आप सोचो कि आप मान लो बहुत अच्छा क्लासिक गाना गाते हो, लेकिन आपको कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई क्लासिक सुनने वाला ही नहीं, तो आप गाना क्यों गाओगे? फिर तो आप ये सोचोगे ना यार, जितनी देर में मैं गाना गा रहा हूँ उतनी देर में मैं नौकरी कर लेता हूँ, पैसा, क्योंकि जीने के लिए तो सर पैसा चाहिए। और आज के टाइम में कैपिटलिस्ट दुनिया है, इतना ज्यादा खर्चा होता है, तो आप अपनी आर्ट को सरवाइव कैसे कर पाओगे जब आप उससे पैसा नहीं कमा पाओगे? तो उस आर्ट को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि लोगों को उससे अर्निंग भी मिले। तो गवर्नमेंट का पर्पस यही है कि जो हमारी लोकल हेरिटेज है, हमारे जो लोकल आर्ट है, उसको हम फॉर्मल इकोनॉमी में लेकर आए और ग्लोबल वैल्यू चेन में लेकर आए। यानी वो लोग जो भी प्रोडक्ट्स बनाएं उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाए। अगर हम मार्केट में बेच पाएंगे, वो लोग एक पैसा अर्न कर पाएंगे, पैसा अर्न कर पाएंगे तो वो अपनी आर्ट को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम सरकार लेकर आई है। इसमें कुल मिला के 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को आपका स्पॉन्सर किया जाएगा, गवर्नमेंट उसमें पैसा लगाएगी ताकि लोग उस आर्ट में काम करें और अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करें। ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें 100% फंड कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, एमएसएमई, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो मिनिस्ट्री है, वो इसको इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है, वो इसको इम्प्लीमेंट कराएगी। ठीक है, चलिए सर, तो दैट वाज अबाउट पीएम विश्वकर्मा स्कीम। देखो कोई भी स्कीम पढ़ो तो सबसे पहले ये देखो ये किस ऑडियंस को टारगेट कर रही है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर आपको ऑडियंस समझ में आ गई, इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, फिर दूसरी चीज क्या देखोगे, इसका इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सा है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आपकी चलाई जा रही है। तो ये दो चीजें, ठीक है, एक चीज आप इसकी टारगेट ऑडियंस चेक करोगे, दूसरी चीज ये किस मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट के अंडर ये स्कीम चल रही है इसको चेक करोगे। तो कोई भी स्कीम को पढ़ने के टाइम ये दोनों चीजों का ध्यान रखो, ये दोनों चीजें अगर पढ़ ली तो समझो आपका स्कीम कवर हो गया। ठीक है, उससे रिलेटेड सवाल आप कर लोगे, क्योंकि घूम फिर के सवाल इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। या तो वो आपसे स्कीम का ऑडियंस पूछ लेता है कि किन लोगों को टारगेट कर रहा है, या वो मिनिस्ट्री पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। घूम फिर के सवाल इन्हीं से related आते हैं। ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ जी, बाकी लोग भी बताइए ऑडियो ठीक है कि नहीं है। इधर तो ऑडियो ठीक चल रहा है, आपको अगर ऑडियो में प्रॉब्लम चल रहा है तो बताइए जरा एक बार। अभी ठीक है, चलिए जी। ऑल राइट,
तो अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है ऑडियो में तो एक बार फिर से इसको क्लोज करके फिर से ओपन करिएगा, ठीक है। ओके, कभी कभी आता है ना इसका, मतलब मे भी कभी कभी वो माइक प्रॉब्लम करता है। अभी कुछ टाइम में मैं माइक चेंज कर दूंगा ना। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 67। Recently, Little Ruther volcano has erupted after 800 years. It is in which of the following countries? अभी एक लिटली रूथर वोल्केनो इरप्ट हुआ था, तो सवाल ये है कि ये वोल्केनो किस कंट्री में सर इरप्ट हुआ था, बताइए जरा। इटली में, हवाई में, आइसलैंड में, या रशिया में? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? ये वोल्केनो कहाँ इरप्ट हुआ है? ओके, करेक्ट आंसर इज आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड कहाँ पर है सर? ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, और ये आपका जो ये ब्रिटिश आइल्स हैं, यूके, आयरलैंड, इनसे भी आप ऊपर और साउथ में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक कंट्री मिलती है आइसलैंड, ठीक है। यहाँ पर ये रूथर नाम का वोल्केनो इरप्ट हुआ था। अच्छा, आइसलैंड की कैपिटल बहुत से लोगों को नहीं मालूम होती है, तो कैपिटल ध्यान रखना, रिकजाविक, ठीक है। कैपिटल क्या है सर? रिकजाविक, ये कैपिटल है सर आइसलैंड की। अगर आइसलैंड की कैपिटल पूछ ली, आधी जनता साफ हो जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, आइसलैंड की कैपिटल क्या है सर? रिकजाविक। तो इसके ऊपर देखोगे आर्कटिक ओशन है, नीचे देखोगे आप अटलांटिक ओशन, इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा ये आइसलैंड नाम की कंट्री, ठीक है। ये ग्रीनलैंड के बगल में। ऑल राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। Recently, Indian Space Research Organization has released images of the Aditya L1 mission. It is related to which of the following? आदित्य L1 मिशन किससे रिलेटेड है सर? मरकरी, सन, वीनस, जुपिटर। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, और ये अभी आपका एलडीसी के एग्जाम में पूछा भी गया है। चंद्रयान पे भी सवाल आया, आदित्य L1 मिशन पे भी सवाल आया, ठीक है। और ये दोनों ही चीजें आपके लिए एक प्रॉपर एक सेपरेट वीडियोस हमने बनवा दी थी, ठीक है। वो आदित्य L1 मिशन, वहां आपका एक सेपरेट वीडियो करंट अफेयर्स की बनवाई गई थी, उसमें उसको अपलोड किया गया था, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बिल्कुल सर, ये सन से रिलेटेड है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है सर? सन को स्टडी करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। अब कई लोगों का डाउट था सर कि जैसे चंद्रयान में तो जो वो आपका प्रज्ञान था और विक्रम, उसके अंदर जो रोवर था, वो तो सर चांद पे लैंड हो गए, मस्त आराम से घूम फिर रहे हैं। लेकिन सर ये आदित्य मिशन ये भी क्या सर लैंड करेगा सन पे? नहीं सर, ये लैंड नहीं करेगा, ये दूर से सन को स्टडी करेगा, ठीक है। देखो दुनिया भर मतलब सन और अर्थ के बीच 5 लेग्रांजे पॉइंट है, ठीक है। 5 लेग्रांजे पॉइंट है। लेग्रांजे पॉइंट क्या होते हैं? लेग्रांजे पॉइंट एक ऐसी पोजीशन है, जैसे होता क्या है, मान लो ये कोई अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर अगर आप एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके भी जाओगे तो अर्थ की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस तक सर ऊपर तक भी है, ठीक है। अर्थ के अराउंड कुछ ऑर्बिट्स हैं, वो अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से बने, यानी अगर उस ऑर्बिट में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इसी तरह से मून की भी अपनी ग्रेविटी होती है, तो मून के अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो वो मून के अराउंड रिवॉल्व करेगा। लेकिन लेग्रांजे पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, मान लो ये लेग्रांजे 4 पॉइंट की बात करें, ये एक ऐसा पॉइंट है कि सर यहाँ इस पॉइंट पर जो सन की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है, इस पॉइंट पर जो सन की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और जो अर्थ की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है,
वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, लेग्रांजे पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बड़ी ऑर्बिटिंग बॉडीज का, वो बैलेंस होके जीरो हो जाता है। यानी इस पॉइंट पर ना ही सन इस पे फोर्स लगा पाएगा ना ही अर्थ। इस पॉइंट पर आने के बाद सन और अर्थ के फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्री। तो लेग्रांजे पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को भेजने से फायदा क्या होता है, उसे ना ही सन खींचेगा ना ही अर्थ खींचेगा। तो एक जो एनर्जी देनी पड़ती है कि वो अर्थ के ऑर्बिट में ग्रेविटी उसे वापस ना बुला ले, या फिर एक एनर्जी देनी रहती है कि सन की ग्रेविटी उसे ना वापस बुला ले, तो उन दोनों से ये बच जाता है। ना ही ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इधर गिरेगा ना ही सन की ग्रेविटी की वजह से इधर गिरेगा, यहाँ लटका रहेगा। ठीक है, ये फायदा होता है लेग्रांजे पॉइंट का। तो उसके लिए एनर्जी कम देना पड़ती है। तो अर्थ और सन के बीच अगर हम बात करें तो टोटल 5 लेग्रांजे पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, अब इस मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन। तो L1 नाम इसीलिए है क्योंकि ये जो आपका ये मिशन है इसको कहां पर भेजा जाएगा, लेग्रांजे पॉइंट 1 पर, L1 पर भेजा जाएगा। क्योंकि यहां से देखो नजदीक भी है और अर्थ का इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, तो ये इजीली सन को स्टडी कर पाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन है टू स्टडी द सन। फिर भी ये कितनी डिस्टेंस पर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। करीब करीब 125 डेज इसे लगेंगे पहुंचने में। तो ये सितंबर में लॉन्च हुआ था। ठीक है, सितंबर में लॉन्च हुआ था। तो सितंबर से आप जोड़ लो 125 डेज, मतलब 4 मंथ और 5 डेज के करीब करीब। ठीक है, तो इतना टाइम इसे लगेगा L1 पॉइंट पर पहुंचने में। तो अभी तक जो हम लोग क्लास कर रहे हैं अभी तक ये आपका L1 पॉइंट पे नहीं पहुंचा। ठीक है, जीरो नहीं कह सकते लेकिन लगभग लगभग जीरो ग्रेविटी आपको देखने, देखो ग्रेविटी का इफेक्ट जो सन की तरफ से और जो अर्थ की तरफ से वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेग्रांजे पॉइंट पे बस मैं इतना कह रहा हूं, जो ग्रेविटी का फोर्स है सन और अर्थ की तरफ से वो बैलेंस हो जाएगा। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि जीरो ग्रेविटी रहेगी, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं रहेगी। ठीक है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलिए सर। तो दैट वाज अबाउट द लेग्रांजे पॉइंट एंड द आदित्य L1 मिशन। ऑलराइट सर। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर has announced to introduce a national manuscript bill 2023. Under this, total how many members will be there in the National Manuscripts Authority? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक बिल लेके आ रही है। ठीक है, उसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट बिल। उस बिल के तहत एक बॉडी बनाई जाएगी, नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट अथॉरिटी। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, ये सर हमारे एंशियंट टाइप के जो स्क्रिप्ट है, मतलब एंशियंट टाइम की जो बुक्स वगैरह हैं उनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए ये अथॉरिटी बनाई जा रही है, नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट अथॉरिटी। ठीक है, तो वो उसके लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट बिल 2023। अगर ये पास हो गया तो ये एक्ट बन जाएगा। तो सवाल ये है कि जो अथॉरिटी बॉडी बनाई जा रही है उसमें कितने मेंबर्स होंगे। हाँ जी सर, सवाल ये है कि ये जो अथॉरिटी बनाई जा रही है इसमें कितने मेंबर्स होंगे। करेक्ट आंसर इज 10। इस अथॉरिटी में 10 मेंबर। देखो, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते किसे, मैन्यूस्क्रिप्ट जो एटलीस्ट 75 ईयर्स पुराना, डेटिंग बैक एटलीस्ट 75 ईयर्स। ठीक है, एक हैंड रिटन कंपोजिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर के नोट्स लेके उसको कहो मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, एक हैंड रिटन कंपोजिशन होना चाहिए, हाथों से लिखी हुई कोई किताब होना चाहिए। जैसे पहले के लोग पाम लीफ पे लिखा करते थे, पेपर मिल गया पेपर पे, क्लोथ पे लिखा करते थे, लकड़ी की छाल बार्क पर लिखा करते थे, संस्कृत में लिखा करते थे, अदर अदर रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा करते थे। ठीक है, तो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। मान लो किसी ने कोई ज्ञान की बात पत्ते पे लिख दी गई थी,
तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, उस पत्ते को प्रिजर्व करके रखे हुए थे कि भैया पत्ता खराब ना हो जाए वरना जानकारी चली जाएगी। तो इसी जो एंशियंट टेक्स्ट को, इसी पत्ते पे लिखी गई एंशियंट बात को हम क्या कह रहे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कह रहे हैं। ठीक है, इन अभी अगर डेटा के हिसाब से बात करें तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स है। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिजर्वेशन की, वो है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स के पास, जो इसको प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल भी दिया है, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, जो दिखाता है कि इंडिया में जीरो सबसे पहले यूज हुआ था। ठीक है, एंड ये कब का है, 3rd और 4th सेंचुरी एडी का है। 3rd और 4th सेंचुरी एडी का है, जो बताता है कि सर मतलब 200 टू 300 एडी के बीच की ये बात है कि एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला है बख्शाली, जिसमें जीरो का यूज सबसे पहले देखा गया है। अब ये मैं इंपॉर्टेंट किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि देखो कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल खूब बन रहे हैं आपके एपीएसएससी में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत इजीली आपका ये बन सकता है कि भैया जीरो का जो यूज है सबसे पहले आपका कौन सा मेनू स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है, तो डेट इज योर बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसलिए मैं ये इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट उठ के आ सकता है। ठीक है, तो अब इसके लिए एक इस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने के लिए एक बिल लाया जा रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट बिल 2023। तो इंडिया में जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट है उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, उनमें जो भी कंटेंट दिया गया उस यानी जो लीफ है उसकी एक प्रॉपर फोटो खींच ली जाएगी, और वो फोटो डिजिटल फॉर्मेट में होगी, तो वो तो आपका प्रिजर्व रहेगी, वो तो सर आपका इरोड नहीं होगी। पत्ता तो सर आपका गायब हो सकता है, लेकिन वो जो लिखा हुआ आपका डिजिटल फॉर्मेट है वो तो सर गायब नहीं होगा ना। ठीक है, तो इसके लिए ये आपका बिल लाया जा रहा है, जो एक नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी क्रिएट करेगा। ठीक है सर, इज दैट क्लियर और नॉट? तो दैट वाज अबाउट नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स बिल 2023 एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, बख्शाली ध्यान रखना, इसमें जीरो का यूज दिखाया गया। चलिए सर, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। ठीक है, फिर मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन पे, आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। Recently, which of the following organizations has released the report 75 endemic birds of India? Which of the following organizations has released the report 75 endemic birds of India? टाइम की कमी है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट किसने रिलीज करा है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट पब्लिश करा है। देखो एंडेमिक का मतलब क्या होता है? लोकल। एंडेमिक का मतलब लोकल, तो एंडेमिक बर्ड्स का मतलब ऐसी बर्ड्स जो इस किसी एक लोकल एरिया में पाई जाती, बाकी जगह में नहीं पाई जाती। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक लोकल एरिया में पाई जाती उसे हम कहते हैं एंडेमिक, और कोई ऐसी चीज जो दुनिया भर में पाई जाए, फेमस हो जाए, उसे कहते हैं पेंडेमिक। ठीक है, कोई चीज अगर किसी लोकल एरिया में पाई जाए वो है एंडेमिक, और कोई चीज पूरी दुनिया में पाई जाए पेंडेमिक। अब आप समझ गए होंगे कोरोना को पेंडेमिक क्यों बोलते थे, क्योंकि ये बीमारी दुनिया भर में फैल गई थी। अगर कोई बीमारी किसी एक लोकल एरिया में ही पाई जाती है वो बीमारी क्या होगी? एंडेमिक। उम्मीद है एंडेमिक वर्ड का मतलब क्लियर होगा। तो इंडिया में जो 75 एंडेमिक बर्ड्स है उससे रिलेटेड रिपोर्ट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाली है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में बर्ड डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो 1353 बर्ड स्पीशीज इंडिया में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जो पूरी ग्लोबल बर्ड डाइवर्सिटी का 12.4% है, दैट इज अ ह्यूज नंबर। ठीक है, और इसमें से जो 1353 बर्ड स्पीसीज इंडिया में जो एग्जिस्ट करती हैं उसमें से 5% एंडेमिक टू द कंट्री, यानी वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, 78 मतलब 5%। तो जो 78 एंडेमिक बर्ड्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, जिसमें से 25 थ्रेटन कैटेगरी में आती, 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड, 5 इंडेंजर्ड, 17 वल्नरेबल, 11 नियर थ्रेटन। ये कॉन्फ़िगरेशन कौन देता है? IUCN देता है। इन 78 में से अगर हम बात करें 28 एंडेमिक बर्ड स्पीसीज तो आपका कहाँ मिलती है? वेस्टर्न घाट्स में मिलती है, और 25 कहाँ मिलती है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से मिलती है। तो यानी जो एंडेमिक स्पीशीज की सबसे बड़ी वैरायटी है वो कहाँ देखने को मिलती है? वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है। ठीक है,
कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जो पिछले 10 सालों में नहीं देखी गई हैं, जैसे मणिपुर में बुश कोयल है, ठीक है, उसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। हिमालयन कोयल है, ठीक है, उसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया, आखिरी बार 1876 में दिखी थी। जैडोन स्कोर्सर है, उसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है, आखिरी बार वो दिखी थी 2009 में, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट आई थी 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया, कौन लेके आया था? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपको ये चीज ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार अपनी जानकारी के लिए रिपोर्ट को पढ़ लेना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी ध्यान रखने लायक दो चीजें हैं, पहली चीज एंडेमिक का मतलब, दूसरी चीज ये रिपोर्ट लेके कौन आया, ठीक है सर। चलिए, हाँ, तो आज यहीं तक रखेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। नंबर लिख लो 9990784642। अगर वो चाहिए हो, क्या कहते हैं, पीडीएफ के लिए ये नंबर लिख लेना, ठीक है। आई विल व्हाट्सएप द पीडीएफ, ठीक है। लिंक व्हाट्सएप कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर देना। चलिए सर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।